हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 साइंस में जो आप लोगों का फिजिक्स है, फिजिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताइए। तो इस वीडियो में हम लोग फाइनली वो न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। मतलब ये वे न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। अगर आपने ये न्यूमेरिकल पढ़ लिया तो आप समझो कि न्यूमेरिकल्स आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसे पहला न्यूमेरिकल देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का भी है, 2015, 2016, 2019 में आया भी हुआ है। तो जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वही हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी क्लास 10 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले हम लोग थोड़े से छोटे न्यूमेरिकल देखेंगे, फिर हमारे बहुत बड़े बड़े सर्किट वाले न्यूमेरिकल्स भी हैं, परावर्तन के भी न्यूमेरिकल्स हैं, लेंस के भी हैं, सारे हैं। तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको आप कैसे लगाओगे? बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, तो फार्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग आगे लिख लेना। वायु के सापेक्ष जो है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक मतलब n। ठीक है, हमें यही तो ज्ञात करना है। तो फार्मूला मैं लिख देता हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले वायु में प्रकाश की चाल जो है, वायु में प्रकाश की चाल, जो वायु है ना बच्चा, वायु में प्रकाश की चाल और बटे में हमारा जो माध्यम है ना, माध्यम, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, और ये हमारा अपवर्तनांक यानी कि n समझ लो। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, ये हमारा जो है वो है वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ये हमारा ऑलरेडी 1.5 दिया हुआ है, तो आप वैल्यू रख लो। देखो ये हमारा 1.5 है और इक्वल टू वायु के वायु में प्रकाश की चाल हमारा कितना है? जो हमारा वायु में प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बटे में हमें माध्यम में प्रकाश की चाल क्या करना है? ज्ञात करना है। तो माध्यम में प्रकाश की चाल हमें नहीं पता है, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब हम माध्यम में प्रकाश की चाल को ज्ञात करना है, तो इसको यहां कर लेते हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल है वो बराबर क्या है? ठीक है, तो जो हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल है, यहां देखो हमारा 3 × 10⁸ है और बटे में हमारा जो है, तो हमारा जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। अब 1.5 को आप 3 में डिवाइड करोगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो यहां जो हमारी वैल्यू आएगी वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा और यही हमारे भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा माध्यम में प्रकाश की चाल है वो कितना है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैंने पहले आसान क्वेश्चन समझाया है ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से समझ लेना। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले हमारा देखो, सबसे पहले हमें दे रखा है A&W। ठीक है, A&W का मतलब है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। A मतलब एयर और N मतलब होता है अपवर्तनांक और W मतलब हमारा वाटर। तो ये हमें दे रखा है, कितना क्रम से दे रखा है? तो वो हमारा 4/3 दे रखा है। ठीक है, और दूसरा हमें क्या दे रखा है? वो दे रखा है स्टूडेंट हमारा ANG, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले हमारा वायु के सापेक्ष जल और फिर हमारा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है? 3/2। कितना दे रखा है? 3/2।
और हमें ज्ञात क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, जल का कांच के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है, जो हमारा जल है उसका कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां आप लोग हमें ये दोनों दे रखा है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो कि जल का कांच के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। तो अब इसको आप कैसे ज्ञात करोगे, बहुत आसान है यार। सबसे पहले आप GNW यानी कि हमारा जो जल है, जल के सापेक्ष ग्लास यानी कि कांच का अपवर्तनांक वो बराबर है ANW के, जो हमारा ANW है, और बटे में ANG है जी। ठीक है, वैल्यू रख दो, आ जाएगा आंसर भाई। देखो ये हमारा है 4/3 और वो हमारा है 3/2। अब बाहर का आपको बाहर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बाहर का और अंदर से। तो ये हमारा हो जाएगा देखो 8/9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 8/9 हमारा आएगा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015, 16, 17 में आया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना, बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना। इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक से अपर तक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझाए जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट अब हमारा जो तीसरा नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको समझना, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई विम्ब है, मतलब जो उस विम्ब की जो हमारा वस्तु है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, याद रखना यहाँ दर्पण है और वो भी उत्तल दर्पण है, ठीक है, के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप प्रतिबिंब ज्ञात करो भाई, प्रतिबिंब कैसा है, कितना लंबा है, फिर आपको जो मतलब प्रतिबिंब की फिर प्रकृति भी बताना है, स्थिति भी बताना है, साइज भी बताना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लॉन्ग है। तो सबसे पहले आपका जो दिया है उसको लिख लो। दिया क्या क्या है, देखो इसमें हमारा जो दे रखा है वो सबसे पहले u दे रखा है। u का मतलब क्या होता है, वस्तु की लंबाई। ठीक है, जो वस्तु है तो वस्तु कितनी दूरी पर है माय डियर स्टूडेंट, वो 20 सेंटीमीटर है। तो आप लोग याद रखना ये हो जाएगा हमारा -20 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, आप लोग वो चिन्ह प्रपाठी समझे होंगे। और यहाँ r का मतलब क्या है स्टूडेंट, वक्रता त्रिज्या हमारा दे रखा है 30 सेंटीमीटर ना, 30 सेंटीमीटर। तो r आप लोगों का 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो r से आप लोग f ज्ञात कर लो। f बराबर जो होता है वो r/2 होता है। ठीक है, f बराबर r/2 और f बराबर हमारा 13/2 और इक्वल टू हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा जो यहाँ फोकस दूरी आ गई वो 15 सेंटीमीटर एंड इतना दे रखा है। और हमें h1 का मतलब होता है वस्तु की लंबाई, वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, वही 5.0 या 5 सेंटीमीटर। तो इतनी चीजें दे रखी हैं। ठीक है, अब आप लोग भैया फार्मूला लगाओ दर्पण का। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, सूत्र आप लोग दर्पण का जानते ही हो। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के लिए सेम ही है कि जो हमारा 1/f होता है, 1/f जो होता है वो 1/v जो होता है वो प्लस 1/u के बराबर होता है। ये हमारा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए है। लेंस में यहाँ माइनस हो जाएगा, बस इतनी सी चीजें चेंज होती हैं। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, 1/v ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1/v आप इधर ही रहने दो, 1/v एक साइड कर लो और 1/f जो है, ठीक है, 1/f वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख देते हैं। देखो यहाँ हम लोग f की वैल्यू रखते हैं। ठीक है, यह हमारा 15 सेंटीमीटर डायरेक्ट हम वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, 15 सेंटीमीटर हो गया एंड 1/v यहाँ कर लो क्योंकि हमने f की वैल्यू रख दिया। ठीक है, और v हमें पता नहीं है और यहाँ हमारा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा u जो है वो 20 सेंटीमीटर माइनस में है। तो ये हो गया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर अब हमारा सही रहेगा। अब यहां से हम 1/v बराबर लिख सकते हैं क्या, हमारा सबसे पहले ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 1/15 है, 1/15। अब समझो इसको आपने इस साइड में ले गया तो ये हमारा प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक है, समझ में आया। 1/v बराबर इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा होगा 60। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें 1/v की जो वैल्यू मिलेगी वो 7/60 मिलेगा। अब इसको जब आप पूरा अच्छे से v इक्वल टू हमें मिलेगा 16/7।
क्योंकि ये उलट जाएगा। और यहाँ से जो हमें v की वैल्यू मिलेगी इसको आप भाग दोगे तो हमारा 8.57 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। किस चीज़ का? जो v हमें मिला, हमें v ज्ञात करना था प्रतिबिंब, तो हमें v जो है इतनी दूरी पर मिलेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमें भैया रेखीय आवर्धन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले आप यहां लिख दो कि हमारा जो प्रतिबिंब है कैसा मिला है। प्रतिबिंब दर्पण से पीछे, दर्पण से पीछे 57 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग रेखीय आवर्धन का फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि रेखीय आवर्धन में साइज दे रखा है ना, तो साइज भी ज्ञात करना है। साइज ज्ञात करने के लिए जो हमारा m होता है फार्मूला, वो H2/H1 होता है। ठीक है, H2/H1 बराबर हमारा -v/u। ठीक है, अब देखो यहां आप वैल्यू रखो, डायरेक्ट आप सारी वैल्यू रख दो। जैसे m जो है, m ये हटा दो। ठीक है, अब हमारा जो ये देखो H2 जो है वो हमें पता नहीं है, H2 बटे में H1 हमारा वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर आपको पता है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना यहाँ 5 सेंटीमीटर, ये देखो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एंड हमारा v कितना है, v हमें मिला है देखो माइनस में 8.57 और u हमारा ऑलरेडी -20 दे रखा है। ठीक है, माइनस से माइनस कट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यहाँ हमारा ये 20H2 हो जाएगा। और इसका जब आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो यहाँ हमारा 8.5 × 5 हो जाएगा। और H2 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 8.57 × 5 बटे में हमारा 20। अब इन सबको जब आप पूरा सॉल्व करोगे ना, यहाँ जैसे 5 × 1 = 5 4 जा, और 4 से जब इसमें आप डिवाइड करोगे तो आपका 2 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग। H2 हमें मिला है। ठीक है, H2 2.425 सेंटीमीटर, बस यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, सबसे पहले आपको v ज्ञात करना था, और फिर हमें भैया H2 का मतलब होता है प्रतिबिंब, जो हमें प्रतिबिंब मिला है उसकी लंबाई। तो अब देखो ये हमें क्या मिला है बच्चों, प्लस में मिला है। तो जो हमें प्रतिबिंब मिलेगा वो आभासी सीधा मिलेगा। कैसा मिलेगा? प्रतिबिंब हमारा होगा आभासी एंड सीधा। ठीक है, बस। तो ये हमारा भैया थोड़ा लॉन्ग न्यूमेरिकल है, मैंने समझा दिया। सबसे पहले मैंने v की वैल्यू याद कर ली, फिर मैंने आवर्धन का फार्मूला लगा के H2 की वैल्यू याद कर ली। कुल मिला के आपको यहाँ जो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना था, फिर प्रतिबिंब की लंबाई, दोनों प्रतिबिंब से ही रिलेटेड थे। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमारा 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक और हमारा प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले हमें दिया क्या है ये समझो, दिया क्या है। ठीक है, दिया है बच्चों कि जो हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या दे रखा है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी वो हमें कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा 50 सेंटीमीटर है उत्तल लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, अब प्रतिबिंब वास्तविक तथा हमारा जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे हमारा प्रतिबिंब जो है वो क्या है? वास्तविक है, लिखा हुआ है। प्रतिबिंब जो है वो क्या है? वास्तविक है। अतः जो हमारा आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। अब यहां से हमारा आवर्धन जो है वो m बराबर हमारा v/u। ठीक है, यहां हमें क्या दे रखा है? 2 गुना, किसी वस्तु के 2 गुना प्रतिबिंब। ठीक है, 2 गुना हमारा प्रतिबिंब दे रखा है। ठीक है, 2 गुना प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए तो हमारा जो है -2 कर दो, क्योंकि ये हमारा ऋणात्मक है। तो अब हमें यहां से जो v मिलेगा, जो v की वैल्यू वो क्या मिलेगा? -2u।
v की वैल्यू देखो यहां से मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया, तो v की वैल्यू हमें मिला 2u, यानी कि 2 गुना। अगर हमें देखो 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, मतलब हमारा वस्तु जो है वो u है, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो 2 गुना यानी कि 2u होगा। यानी कि अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 8 हो जाएगा, 2 गुना करना है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग लगाते हैं लेंस का फार्मूला, लेंस का सूत्र से। लेंस का सूत्र अब लगाओ। अब हमारा जो 1/f है वो बराबर है 1/v और -1/u के। ठीक है, ये हमारा हो गया लेंस का फार्मूला। लेंस का फार्मूला वैल्यू रख दो, सारा आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखो हमारा f जो है वो 50 है और v जो हमारा दे रखा है वो कितना है, -2u है। कितना है, -2u, तो ये माइनस ऊपर कर लो 2u, और ये हमारा ऑलरेडी 1/u है। ठीक है, यहाँ से अभी हमें क्या मिलेगा, u की वैल्यू, तो यहाँ से हमारा 1/50 है और यहाँ से जो हमारा हो जाएगा इसको क्रॉस करा लो, यानी कि -u, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस करा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्रॉस कराओगे तो ये हमारा हो जाएगा 2u। ठीक है, और बटे में हमारा ये हो जाएगा 2u²। ठीक है, क्योंकि इसका भी हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो ये हमारा हो जाएगा -3u और बटे में 2u² बराबर 1/50। ठीक है, एलसीएम से भी लगा सकते हो, यहाँ से एक u से एक u कट जाएगा, तो यहाँ से 1/50 बराबर -3u बटे में 2u हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका 2u बराबर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि 150, और यहाँ से माइनस में रहेगा u बराबर -150 और बटे में हमारा 2 हो जाएगा, और यहाँ से u की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो -75 मिलेगा। भाई u की वैल्यू हमें याद करनी थी भैया कि वस्तु जो है, देखो प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए जो वस्तु है उसे कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए, तो -75, यानी कि हमारा वस्तु लेंस से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रहना चाहिए, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल है, इससे ज्यादा हार्ड नहीं आएगा भैया क्लास 10th में, तो ध्यान रखना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आई होप कि आपको ये भी न्यूमेरिकल समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट अब हमारा विद्युत का एक सर्किट का न्यूमेरिकल है। सर्किट के न्यूमेरिकल्स हम लोग बहुत सारे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सर्किट का लिया है। देखो, निम्न परिपथ में आपको प्रवाहित विद्युत धारा आई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आप रेजिस्टेंस समझो, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब होता है अगर ये इस टाइप से लगे हुए हैं, देखो इस टाइप से, ठीक है, अगर प्रतिरोध इस टाइप से है, मतलब एक लाइन में, ये एक लाइन यानी कि R1 है, R2 है, R3 है, तो इन तीनों को जोड़ना है। ये एक लाइन से है, श्रेणी क्रम में है। अगर प्रतिरोध इस टाइप से लगे हुए हैं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, तो आपका ये जो है ये समांतर क्रम है। इसके लिए फार्मूला 1/R + 1/R2 ऐसे होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना जरूरी है कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। अगर श्रेणी और समांतर समझ गए तो भैया सारा फंडा खत्म, सब कुछ खत्म, बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि यहाँ जो हमारे हैं ये किस क्रम में है, 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में है, ये एक दूसरे के समांतर है ना। देखो ये समांतर, ऐसे समांतर होते हैं ना, तो समांतर क्रम में है। तो यहाँ लिखो जो परिपथ है, पहला केस जो है हल में समझो, ठीक है, जो हमारा परिपथ दे रखा है, परिपथ में जो 4 ओम के 2 प्रतिरोध है ना, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो फिर आप लोग भैया 1/R1 आप लोग लिख लो, और बराबर हमारा समांतर क्रम यानी कि 1/R + 1/R। यहां से जो हमें मिलेगा 1/R1 जो मिलेगा वो मिलेगा, देखो इसका तो भैया HCF4 ही हो जाएगा, ये 1 और +1 यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको उल्टा मतलब सीधा कर लो, R1 को ऊपर कर लो या ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो भी वही बात है। तो यहाँ से जो हमें R1 मिलेगा वो मिलेगा 2 ओम। कितना मिला बच्चों, 2 ओम। अभी हमारा पूरा प्रतिरोध नहीं ज्ञात हुआ, अभी तो मैंने दोनों को श्रेणी समांतर क्रम में लगाया। अब देखो इनको समांतर क्रम में लगाओ तो इन दोनों के बीच में कहीं हमारा एक प्रतिरोध मिलेगा, ठीक है, बीच में, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये जो है ये और ये एक लाइन में जुड़ गए ना, एक लाइन में,
ठीक है। देखो सबसे पहले आप परिपथ में समझ लो कि ये हमारा एक परिपथ है, यहाँ 10 वोल्ट हमारा विभवांतर लगा हुआ है, सॉरी वोल्ट हमारा, और यहाँ हमारा 2 ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का प्रतिरोध है, 4 ओम का प्रतिरोध है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और हमें धारा ज्ञात करना है, ना कि ओम। हमें प्रतिरोध नहीं ज्ञात करना, लेकिन प्रतिरोध पता होगा तभी तो धारा ज्ञात करोगे। तो प्रतिरोध इसलिए हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो हमें जो R1 मिला है, R1 तथा जो हमारा ये 2 ओम है, ये हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। 2 ओम श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब श्रेणी क्रम में जुड़ गए भैया, तो यहां से जो हमें पूरा तुल्य प्रतिरोध मिलेगा, R जो मिलेगा वो पहले 2 ओम है और वो भी भैया 2 ही ओम है। तो हमें R जो पूरा मिला वो 4 ओम है। पूरा जो हमारा ओम है यानी कि 4 ओम हमारा कुल प्रतिरोध है। ठीक है, बस अब हमें धारा ज्ञात करना है। तो धारा का फार्मूला क्या होता है? धारा यानी कि I बराबर होता है V/R, और V हमारा कितना है? V हमारा यहाँ देख लो 10 वोल्ट लगा हुआ है परिपथ में, तो 10 वोल्ट का लगा दो 10, और R हमारा 4 है, ये हमारा कट होके कितना मिलेगा? 2.5 एम्पियर। यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर, 2.5 एम्पियर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 जो हमारा साइंस है उसके 5 ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आपने समझ लिया तो यहां से आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सारा न्यूमेरिकल्स आपको लगा कर ही जाना है बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले। तो इस वीडियो को सारे स्टूडेंट लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। कल से हम लोग बोर्ड पर अच्छे से सारी टॉपिक्स को समझेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।